हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विशाल अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बीस्ट में। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज एन अकाउंटिंग दैट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। जैसा कि आपको पता है, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन हम लोग वर्ल्ड के साथ जिस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, उसमें हमारी कंट्री में रहने वाले लोग जब भी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन होता है, और उसी चीज़ का रिकॉर्ड बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में रखा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो वर्क करता है, ये वर्क करता है डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, जो कि अकाउंटिंग का एक सिस्टम है। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में भी सेम अकाउंटिंग वाले रूल चलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम है। तो यहाँ पर जब भी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, और जब भी आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा तो उसे डेबिट किया जाएगा। बैलेंसेस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। जब भी हम बैलेंसेस की बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में बैलेंस होते हैं। सबसे पहला होता है बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, यानी कि क्रेडिट साइड डेबिट साइड के इक्वल है, टोटल रिसिट इक्वल है टोटल पेमेंट के। डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, यानी कि डेबिट साइड इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, डेबिट साइड वो साइड होती है जिसमें रिकॉर्ड होते हैं सिर्फ आउटफ्लो, यानी नेगेटिव अमाउंट्स रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डेफिसिट होगा, यानी लॉस होगा। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, यानी कि रिसिट ज़्यादा है, पेमेंट्स कम है, क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर देन डेबिट साइड, सो इट विल बी सरप्लस बीओपी अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक is BOP accounting include two main accounts, current account एंड कैपिटल अकाउंट। तो बीओपी अकाउंटिंग में हम दो मेनली सभी ट्रांजेक्शन्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसका एक पार्ट जाता है करेंट अकाउंट में, अदर पार्ट जाता है कैपिटल अकाउंट में। दोनों ही अकाउंट के जो रूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं कि अगर इनफ्लो होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा और आउटफ्लो होगा तो डेबिट साइड में आएगा। आइए अब हम मीनिंग ऑफ रेजिडेंट पढ़ते हैं, जो कि हमारे बीओपी की डेफिनेशन में वर्ड आया था। तो कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी या गवर्नमेंट जो इंडिया में है वो रेजिडेंट होते हैं, बट इनमें कुछ एक पर्सन्स, कुछ एक एंटिटीज़ इंक्लूडेड नहीं होती, यानी इट एक्सक्लूड। रेजिडेंट की डेफिनेशन में एक्सक्लूडेड क्या क्या होते हैं? ऑल डिप्लोमेट्स। दूसरी कंट्री के डिप्लोमेट्स इंडिया में आके वर्क करते हैं तो वो इंडियन नहीं हो जाते हैं, वो फॉरेनर ही रहेंगे। तो डिप्लोमेट्स, फॉरेन मिलिट्री, foreign tourists, daily workers who came for work to from another country, and branches of foreign companies who work and operate within the domestic territory। तो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरी स्टेट कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो सिटीजन है किसी और कंट्री के। हमारी कंट्री में वो सिर्फ काम करने आए हैं, तो वो कभी भी रेजिडेंट नहीं हो सकते हैं, वो नॉन रेजिडेंट ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। जब हमें कोई चीज़ समझ में आती है तो बहुत अच्छा लगता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इंक्लूड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ये आप कंपोनेंट भी कह सकते हो इसे। सो इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होती हैं? नंबर वन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। नंबर टू, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। थर्ड, कैपिटल रिसिट, कैपिटल पेमेंट, जिसमें बोरोइंग्स, लैंडिंग टू अब्रोड, या फिर
कोई परचेज या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या कोई कैपिटल एसेट, तो ये सब इसी में आता है। ट्रांसफ़र ऑफ गिफ्ट, ग्रांट, रेमिटेंसेस, डोनेशन देना, यानी वन साइडेड ट्रांजेक्शन, दैट इज़ यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस। तो ये चार बेसिकली ट्रांजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, जैसा कि आपको पता है ट्रेड वर्ड तभी यूज़ किया जाता है जब गुड्स की लेन देन होता है, यानी गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं फॉर मनी और फॉर एनीथिंग, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब हो गया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, मीन्स import and export of goods is known as balance of trade। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली नेट ऑफ एक्सपोर्ट होता है, यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी दो बैलेंसेस होते हैं, डेफिसिट बैलेंस, सरप्लस बैलेंस। आप खुद बताइए डेफिसिट बैलेंस कब होगा? जब डेबिट साइड ज़्यादा है। सरप्लस बैलेंस कब होगा? जब क्रेडिट साइड ज़्यादा है। डेबिट साइड इज़ मोर देन क्रेडिट साइड, डेफिसिट। क्रेडिट साइड इज़ मोर देन डेबिट साइड, सरप्लस। नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सभी ट्रांजेक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेसिकली। ये आपको अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट की सभी ट्रांजेक्शन्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी इन्हें फर्दर हम दो अकाउंट में डिवाइड करते हैं, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। करेंट अकाउंट, इट रेफर्स टू एन अकाउंट which record all the receipt from export and all the payment for import of goods, services and one-sided transactions, यानी सारी गुड्स, सारी सर्विसेज और सारी वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स, यानी विजिबल, इनविजिबल और वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स करेंट अकाउंट में आती है। अभी अभी हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में चार चीज़ें पढ़ी थी। तो ये जो हमने पढ़ा था, देख सकते हैं आप यहाँ पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इंक्लूड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। तो इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को बेसिकली हम करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिवाइड करते हैं। तो अभी हमने करेंट अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन पढ़ी है? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, राइट। सो डेफिसिट कब होगा? करेंट अकाउंट में डेफिसिट कब होगा? जब डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। और सरप्लस कब होगा? व्हेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। यदि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कम है तो डेफिसिट। क्रेडिट साइड यदि डेबिट साइड से ग्रेटर है देन सरप्लस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपको बस एक बार ध्यान से ये सुनना है, आपको ये पूरा चैप्टर लर्न हो जाएगा, आपको दोबारा इसे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज बेसिकली होता है गुड्स। तो ये ही कंपोनेंट अभी अभी हमने पढ़े थे करेंट अकाउंट में, और इन्हीं को अब हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो होता क्या है, गुड्स का जितना भी एक्सपोर्ट होता है, जितना भी इंपोर्ट होता है, वो सिर्फ करंट अकाउंट में आता है, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है। और आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ज़रूर लिखो कमेंट सेक्शन में कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, सर मज़ा आ रहा है, सर पढ़ने में अच्छा लग रहा है सर। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूं। सेकंड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जितनी भी हमारी सर्विसेज होती हैं उनका जो भी एक्सपोर्ट होता है, जो भी इंपोर्ट होता है, वो भी करेंट अकाउंट में आता है। रिसिट एंड पेमेंट ऑफ प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू या फ्रॉम अब्रॉड। तो ये सारी की सारी रिसिट जो होती हैं ये भी करेंट अकाउंट में आती हैं। सिंगल इफेक्ट ट्रांजेक्शन्स यानी वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स, जैसे आपने किसी पुअर कंट्री को डोनेशन दे दिया,
ग्रांट दे दी, गिफ्ट दे दिए, तो वो सभी ट्रांजैक्शंस के बदले में हमें ना तो कोई एसेट मिलता है और ना ही हमें वो पैसा वापस मिलेगा। मींस कि ना तो आपने उसे एज अ लोन दिया है और ना ही आपने कोई एसेट परचेज करने के लिए पे किया है। आपने सिर्फ उसको डोनेट किया है, ग्रांट दिया है या गिफ्ट दिया है, यानी आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम वन साइडेड, सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है विच रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन्स बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कोज अ चेंज इन द एसेट और लाइबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के रेजिडेंट्स की एसेट और लाइबिलिटीज को चेंज करता है, तो उन ट्रांजेक्शन्स को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। गॉट इट। तो जिन ट्रांजेक्शन से एसेट और लाइबिलिटी पर फर्क पड़ेगा वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, जिनसे एसेट और लाइबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा वो करेंट अकाउंट में आएगा। तो आपने एक नई चीज़ सीखी, अगर एसेट लाइबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है यानी बोरोइंग बढ़ रही है, आपकी कैपिटल एसेट बढ़ रही है, मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट ये सब बढ़ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है और फिर भी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी इंटरेस्ट ले लिया, इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट चला गया, रेंट आ गया, रेंट चला गया, तो ये सभी चीज़ें करेंट अकाउंट में आती हैं। और अगर बिल्डिंग, लोन, इन सब पे फ़र्क पड़ रहा है यानी एसेट और लाइबिलिटी पर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट में आता है। सो बैलेंसेज ऑन कैपिटल अकाउंट दो होते हैं, सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस बैलेंस, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। डेफिसिट, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। तो ये दो तरह के बैलेंसेस होते हैं, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड इज लेसर देन डेबिट साइड। सो नेक्स्ट, components of capital account। नंबर 1, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू या फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि आपने कभी भी या तो लैंड आप करोगे पैसा या आप पैसा दोगे उधार, तो चाहे आप लो उधार चाहे आप दो उधार, तो वो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। क्यों कैपिटल नेचर है? क्योंकि जब आपने उधार लिया तो इसका मतलब आपने बोरोइंग किया यानी उधार लिया, यानी लाइबिलिटी रेज हुई, और जब आपने एज अ लोन किसी को दिया तो आपकी एसेट रेज हो रही है, तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में आएगा ना दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब भी एसेट और लाइबिलिटी पर फर्क पड़ेगा तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। एसेट लाइबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ रहा है तो कैपिटल अकाउंट में भी नहीं आएगा। सेकंड, इन्वेस्टमेंट टू या फ्रॉम अब्रॉड। फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करो तो आपकी एसेट बनेगी। अगर फॉरेनर इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इंडिया में एसेट थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि इंडिया में इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में ही आती है ट्रांजैक्शन, यानी एसेट पर फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है तो कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बेसिकली जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं तो रिजर्व एक तरह से आप खुद समझ सकते हैं, ये एक इमरजेंसी फंड की तरह होते हैं। तो रिजर्व में क्या होता है, हम अपने घर में कोई इमरजेंसी फंड बनाते हैं तो हम उसका पैसा अपनी मर्जी से थोड़ी ना विड्रॉ करते हैं। हम जो इमरजेंसी फंड अपने घर में बनाते हैं हम उसका पैसा अपनी मर्जी से कभी विड्रॉ नहीं करते, हम ज़रूरत पड़ने पर ही विड्रॉ करते हैं, यानी जिस काम के लिए वो इमरजेंसी फंड बनाया गया है उस काम के टाइम पर ही हम वो पैसा विड्रॉ करते हैं। तो रिजर्व्स का पॉइंट है कि जब भी हम अपने उस रिजर्व में पैसा डालते हैं तो सैलरी से निकाल के डालेंगे, तो हमारी सैलरी का वो अमाउंट, डिस्पोजेबल इनकम यानी जो इनकम घर में खर्च होनी चाहिए थी अब वो कम हो गई है। यानी कि जब भी रिजर्व बढ़ेगा तो वो नेगेटिव बैलेंस शो करेगा, वो डेबिट साइड में आएगा। और जब भी रिजर्व कम होगा यानी आपने उस गुल्लक से, उस रिजर्व से, उस सेविंग अकाउंट से आपने पैसे निकाल लिए जो किसी और पर्पज़ के लिए थे, तो जब पैसे निकाले हैं तो आपके घर में पैसे आ गए हैं, तो अब आप उसको अपनी मर्जी से खर्चोगे भी, आप शॉपिंग भी कर सकते हो, उसकी ज़रूरी नहीं है कि बच्चों की फ़ीस देनी हो,
आप उन पैसों से शॉपिंग भी कर सकते हो क्योंकि आपने वहाँ से विड्रॉ कर लिया। तो जब भी रिजर्व से पैसा विड्रॉ होता है तो वो इकोनॉमी का पार्ट बन जाता है। तो इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का फंडा है। जब भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कोई भी फॉरेन एक्सचेंज एडिशन होता है तो वो रिजर्व को बढ़ा देता है, बट इकोनॉमी से एक तरह से आउटफ्लो हो जाता है, यानी वो डेबिट साइड में आएगा। और जब भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कोई भी अमाउंट विड्रॉ होता है तो वो रिजर्व को कम कर देता है। इन शॉर्ट इकोनॉमी में इनफ्लो हो जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो नीचे ज़रूर लिखो कि सर समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप लिखो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, ताकि मैं दोबारा से आपको ये पॉइंट समझा सकूं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब जो हमने अभी ऊपर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट पढ़ा उसी का डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट मीनिंग है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। इफेक्ट हम देख लेते हैं। जो चेंज द करंट अकाउंट है, इट चेंज द करंट लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम। कंट्री की इनकम के करंट लेवल में चेंज को शो करता है करंट अकाउंट। जबकि कैपिटल अकाउंट कंट्री की कैपिटल एसेट के लेवल को चेंज शो करता है, यानी कैपिटल एसेट और लायबिलिटी का लेवल जो चेंज हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, एसेट बढ़ रही है कम हो रही है, वो शो करता है। थर्ड पॉइंट, स्टॉक या फ्लो कॉन्सेप्ट। सो करेंट अकाउंट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये एक फ्लो नेचर का कॉन्सेप्ट है। करंट अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन आती है वो फ्लो वाली ट्रांजेक्शन होती है, होती जा रही है, ट्रांजेक्शन होती जा रही है। कोई ऐसा नहीं है कि आज होगी कल नहीं होगी परसों नहीं होगी, होती जा रही है। तो रिपीटेड नेचर की है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। और कैपिटल अकाउंट जैसे एसेट होती है, हम रोज़ रोज़ थोड़ी ना एसेट खरीदते हैं। आप कोई रोज़ रोज़ मोबाइल थोड़ी ना परचेज़ करते हो, कभी परचेज़ कर लिया कभी नहीं करा, परचेज़ कर लिया तो कर लिया, नहीं करा तो नहीं करा, राइट। साल में एक बार कर लिया, 2 साल में एक बार कर लिया। घर खरीदते हैं लोग, 15-20 साल में एक बार खरीदते हैं, दूसरे वाले को बेचते हैं तब नया खरीदते हैं। तो ये सब कैपिटल नेचर के हैं जिन्हें हम रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर डेट पर नोट किए जाते हैं। आप बैंक से लोन ले रहे हो, क्या रोज़ रोज़ लोगे या एक बार लोगे, पहले उसको रिपे करोगे 5-7 साल में, फिर उसके बाद आफ्टर 7 ईयर्स सोचोगे दोबारा से रिक्वायरमेंट के टाइम पर। तो ये सब स्टॉक कॉन्सेप्ट को शो करता है। नेक्स्ट वी हैव कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स अभी अभी हमने पढ़े थे। कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, नंबर 1, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो कि सर समझ में आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप लिखो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, ताकि मैं आपको नई वीडियो बना के देख सकूँ इसकी। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, रिसिट एंड पेमेंट ऑफ प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू या फ्रॉम अब्रॉड, वन साइडेड ट्रांजेक्शन। ये 4 कंपोनेंट मैंने अभी अभी आपको पढ़ाए थे डिटेल में, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। और 3 कंपोनेंट है हमारे पास कैपिटल अकाउंट के, बोरोइंग एंड लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन वर्सेस एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ बीओपी। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच टेक प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से जो ट्रांजेक्शन की जाती हैं। इंडियन फॉरेन कंट्री से डील करेगा, मेन मोटो है प्रॉफिट अर्न करना, तो उसे कहेंगे ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। लेकिन जो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होती है ना, इनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है नलीफाई करना सरप्लस और डेफिसिट इन ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। यानी कोई भी ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन होती है जब फॉरेन कंट्री से, तो या तो प्रॉफिट के लिए होगी या लॉस के लिए होगी। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक आइडल बैलेंस होता है जो कि हमेशा इक्वल माना जाता है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बैलेंस्ड है तो वो समझा जाता है कि वो आइडल है, यानी वो इक्वल है। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि आइडियल बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी इक्वल बैलेंस ऑफ पेमेंट की केस में हम इक्वल बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए अगर ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन में सरप्लस हुआ है तो उस सरप्लस की ट्रांजेक्शन को नलीफाई करने के लिए, यानी हमें ऐसा बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने पास रखना है कि ना तो पैसा दे और ना ही ले, यानी वो इक्वल रहे। गॉट इट। तो वो हमारा एक
नलीफाई करने के लिए उस इफेक्ट को, प्रॉफिट लॉस ट्रांजेक्शन को हटाने के लिए हम एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन करते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? नो इफेक्ट ऑन बीओपी अकाउंट। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता है बीओपी पर। एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन टेक प्लेस की जाती है टू मेंटेन द बैलेंस इन बीओपी अकाउंट। तो बैलेंस इन बीओपी अकाउंट जो है उसको इक्वल रखने के लिए ही एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन की जाती है। अकाउंट, बोथ करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, दोनों में रिकॉर्ड होती है, करेंट अकाउंट में भी, कैपिटल अकाउंट में भी। लेकिन जो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन है ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन है, क्योंकि ये बीओपी को मैनेज कर रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छी अच्छी मैं वीडियो बना के दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना अगर आपको ये पसंद आया है, डिसलाइक करना अगर पसंद नहीं आया है, और शेयर ज़रूर करना चैनल को। थैंक यू।